इस चीज़ को मान के चलना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, विंडोज वाला में जो है ना, ये 10 मिनट का ही करता है, उसके बाद बोलता है परचेज करने के लिए। नहीं तो ये वाला पैकेज, ये पैकेज नहीं होगा, सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं होगा, कोई दूसरा पैकेज होगा। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं तो उसमें उसका आता होगा, कोई और भी आता होगा ना उसमें, उसमें आता होगा कोई ना कोई और। विंडोज़ के लिए भी जो है ना कोई आता होगा। वो तो गूगल पे आकर सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। ये फाइल अपलोड हो गया। स्टोर से किया, किससे? डिस्कॉर्ड से? विंडोज स्टोर। अच्छा, विंडोज स्टोर से। नहीं, तुम उसके अलावा भी सर्च कर सकते हो ना गूगल पे कि इसका ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर विंडोज़ 10 मिल जाएगा तुमको। बहुत सारा ऐसा है जो कि फ्री होगा और आराम से काम कर लेगा, ऐसा मिल जाएगा। इसके अंदर पब्लिक अंडरस्कोर HTML और फिर MCA 20 और फिर रोल नहीं CS 103 रोल 11। इस फाइल को पहले अनजिप कर लेते हैं। अनजिप टास्क 456 आ गया। ये 3 फाइल, एक का नाम है, पहला जो फाइल टास्क है वो किसके लिए है, स्मॉलेस्ट आउट ऑफ 2 integers। when both are same then it should display a message that no one is minimum। हाँ, मतलब एक तीसरा कंडीशन भी इसमें लगा हुआ है। तो ये मिनिमम वाला जो प्रोग्राम है इसका नाम क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 11.c। अच्छा, बढ़िया है, मतलब कि हर फाइल के नाम के आगे रोल नंबर लगा हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर 11। ये हो गया टास्क नंबर 4। फ्लोट नंबर 1 नंबर 2 सही है। प्लीज इंटर द फर्स्ट नंबर, प्लीज इंटर सेकेंड नंबर, कंडीशन एंड आउटपुट। अगर नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से तो दैट नंबर इज नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, अदरवाइज नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और नहीं तो फिर नो वन इज मिनिमम। एकदम परफेक्ट। बस थोड़ा सा इसको इंडेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब एक टाइप मारने से ये फील होता है कि ठीक है कि ये जो प्रिंट है ना ये इस इफ़ के अंदर है, या ये जो प्रिंट है ये इस एल्स के अंदर है, ऐसा फीलिंग आ जाता है। काम तो वो कैसे भी कर जाएगा। या फिर जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है या एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो ऐसा भी हम लोग जनरली करते हैं कि उसको सेम लाइन में ही राइट कर लेते हैं। वो अपना अपना चॉइस है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। अदरवाइज ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई एरर आने का पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है हमको। नाम इसका है स्मॉलेस्ट नंबर 11। तो इसको लिख देते हैं GCC स्मॉलेस्ट नंबर 11.c। एक बार में कंपाइल हो गया, और जब कंपाइल हो गया तो रन भी कर जाएगा। 10 no one is minimum, and then 10 12 10। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो है ना, जितेंद्र ऑनलाइन है कि नहीं? ये बोले हैं कि प्रोग्राम को अच्छा रन कर रहा है। हेडफोन नहीं लगाया हो क्या? लगाया है सर। तब क्या आवाज़ कहीं को कर रहा है? मेरे में आवाज रुक रुक के आ रहा है सर। रिटर्नर है आपका। अच्छा, जितेंद्र कुमार का सर नहीं इसका तो मेरा भी आने लगा। नहीं, तुम 1 मिनट ऐसा करो ना कि केवल उसी का ऑन रहने दो, जितेंद्र का केवल ऑन रहने दो बस। हेडफोन लगाए हुए तो को नहीं करना चाहिए। मोबाइल से यूज़ कर रहे हो क्या, या डेस्कटॉप या लैपटॉप है? मोबाइल है सर। मोबाइल है अभी को? यस सर। नहीं, अभी भी को कर रहा है, लेकिन हेडफोन इसका मतलब सही से नहीं लगा हुआ।
क्या हो रहा है ना कि बाहर से आवाज़ को मतलब वो ट्रैप कर रहा है। कोई नहीं। जी तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे यहाँ पे ये दिखाया ना 10.0000। वही 000 आता रहा सर, वही दिक्कत है। हाँ दिक्कत नहीं है। उसको कम किया जा सकता है सर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही दिखाए। हाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे जैसे है ना जी 0.0 लगा दो। अब इसको कंपाइल करते हैं। आगे मतलब पॉइंट के बाद एक भी नहीं है, जो पॉइंट जीरो के बाद 0 है। अब अगर लिखेंगे 2 तो फिर ये 2 आ जाएगा, 2 डिजिट लेगा पॉइंट का। एक मिनट हमको अपना चेक करने दो तो। सही है। जैसे उससे बात कर रहे थे ना, तो उसमें आवाज़ को नहीं कर रहा था। तो तुम्हारा जो लिंक अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अब बंद कर, म्यूट कर लो अब। जैसे आकाश से बात कर रहे थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सर आवाज नहीं रिटर्न। हाँ नहीं हो क्या रहा होगा पता है, जैसे वो जैसे ये मान लो ये लैपटॉप है, तो यहाँ पे आता है ना ये ऑडियो मिक्सर इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे 2 तरह का माइक्रोफोन दिखाता है, एक इंटरनल माइक्रोफोन है, एक हेडसेट माइक्रोफोन है। हम भी अगर इंटरनल माइक्रोफोन कर लेंगे ना तो फिर वो इको करने लगेगा, क्योंकि वो आसपास का जो भी आवाज़ होगा उसको ट्रैप करना शुरू कर देगा। हेडफोन अगर सेट कर लिए तो केवल हेडफोन से ही वो रीड करेगा वॉइस को। तो ये सेटिंग थोड़ा देखना पड़ता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, या फिर लैपटॉप हो, हर जगह कि हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है ना क्या सेट किया हुआ है। अगर हेडफोन से प्रॉपर्ली सेट किया हुआ होगा तो वो हेडफोन से ही केवल रीड करेगा, बाकी कहीं से वो रीड नहीं करेगा। तो इको का माइक्रोफोन से नहीं करेगा। हाँ नॉर्मल जो माइक्रोफोन है, मोबाइल में वही कहानी है, उसमें भी अलग से एक स्पीकर लगा रहता है, अलग से एक माइक लगा रहता है। हम जब उसमें हेडफोन अटैच करते हैं तो उसके बाद उसका नॉर्मल जो है मतलब स्पीकर और ये माइक्रोफोन है दोनों बंद हो जाना चाहिए, और हेडफोन का जो है ना वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर है सेटिंग वगैरह में तो क्या होगा कि वो नहीं काम करेगा सही से, ये हो सकता है प्रॉब्लम, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो। लेकिन इसका ग्रिप है, मतलब ये जो है जितेंद्र, इसका ग्रिप है क्योंकि बहुत अच्छा से कोडिंग कर ले रहा है ये। एक बार आप बताइए ना। अच्छा अभी हम बता देते हैं, एक बार इसका फिर चेक कर लेते हैं। ये तो सिंपल जो इफ एल्स हम लोग डिस्कस किए हैं ना इसके पहले, है बिल्कुल वही चीज़ ना, उसी में बस केवल कंडीशन वगैरह लगा हुआ है। दूसरा ये था कि वेदर ए पर्सन एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, मतलब वो 18 साल से इसका एज कम होगा वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और जिसका 18 साल हो गया या उससे ज़्यादा होगा वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। और साथ में ये भी चेक करना है कि एज जो है कम से कम 0 होगा और अधिक से अधिक 100 होगा। तो इसका ये जो प्रोग्राम है वोटिंग वाला, वोटिंग 11, एज नाम का वेरिएबल है, सही है। एज रीड कर लिए, रीड करने के बाद अब यहाँ पर कंडीशन चेक किए, एज अगर 0 से छोटा है और एज अगर 100 से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में वो इनवैलिड हो जाएगा इनपुट, एज इक्वल टू दिस एंड इनवैलिड इनपुट। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज इंटर योर एज बिटवीन 0 to 100, एकदम सही है। और नहीं तो फिर अगर एज अगर 18 या हमको लगता है कि उल्टा लिखा गया है, समझे, कंडीशन यहाँ उलट गया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं ठीक है 18, मतलब एज अगर बड़ा है 18 या उससे ज़्यादा तब ठीक है, तो उस केस में ये एलिजिबल है।
और नहीं तो फिर वो इस केस में एलिजिबल नहीं है। एकदम सही है। ये यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है, और लेस देन मतलब पहले कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है, बाद में वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, तो वो सही से अप्रोच है वो। इसको भी कंपाइल करते हैं वोटिंग 11 वाले को, तो GCC वोटिंग 11, जैसे 110 डाल दिए तो ये आ जाएगा इनवैलिड इनपुट। और अगर एज हमारा हो गया 12, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन एज अगर हम कर देंगे 18 तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। इवन 100 तक वो जो है वो एलिजिबल होगा वो, और 0 भी करेंगे तो वो नॉट एलिजिबल होगा, और माइनस जब कर देंगे तब इनवैलिड हो जाएगा। एकदम सही है। मतलब सारा पॉसिबिलिटी चेक किया हुआ है। हालांकि एक पॉसिबिलिटी अभी भी चेक नहीं किया हुआ है हम भी उसको डिस्कस अभी नहीं किए हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है कि मान लो जैसे प्रोग्राम रन करता है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटर योर एज और यहाँ जो यूज़र है ना उसने क्या किया कि अपना लिख दिया कुछ ABCD। तो ये जो है ना ये अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो पूछ रहे थे उसे एज। कैरेक्टर का ही करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा है टिपिकल काम, समझे। ये जो है टिपिकल काम है ये, खास करके सी में। दूसरे लैंग्वेज में तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सी में इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब कि कैसे किया जाए। एरे भी अगर थोड़ा अगर जानते रहोगे ना तब जा करके वो सही से काम करेगा। उसको हम बताएंगे बाद में कि कैसे इसको हम लोग डील करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू होता है कहीं भी कि कोई प्रोग्राम हम बनाए और उस प्रोग्राम में क्या हुआ कि यूजर से हम पूछ रहे हैं कि इंटर योर एज, या कोई भी नंबर पूछ रहे हैं और वो नंबर के बदले वो अल्फ़ाबेट डाल दिया या कैरेक्टर डाल दिया। तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो यही चीज़ है। तो इसको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू ट्रैप इट। ये होता है ट्रैप, ऐसा नहीं कि ट्रैप नहीं होता है। तो उसका एक सिंपल अप्रोच ये है ना कि एरे जानते हो, एरे या स्ट्रिंग। हाँ, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि मान लो कोई भी इनपुट अगर लेना है ना तो उसको स्ट्रिंग में इनपुट ले लेंगे। किसी भी चीज़ को इनपुट लेना है तो पहले उसको इनपुट लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में, इवन उसका एज हो या कोई नंबर हो, कुछ भी इनपुट लेना हो। और तब स्ट्रिंग में एक लूप चला करके चेक कर लेंगे कि उसका जो हर कैरेक्टर है ना वो वही है कि नहीं है जो हमारे लिए वैलिड है। अगर वो वैलिड है तब फिर उस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में या फ्लोट में, जैसे भी करना है। उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है। और अगर वो वैलिड नहीं है तब वहाँ पे उसको एरर मैसेज दे देंगे। जैसे अभी हम पूछते हैं ना कि इंटर योर एज। इंटर योर एज करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगा उस स्ट्रिंग में जितना भी कैरेक्टर आएगा वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो 0 से लेकर 9 के बीच में नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ है, तो क्या करना है कि उसको इनवैलिड कर देना है कि वो इनवैलिड है। और अगर 0 से लेकर 9 के बीच में है, जिस मान लो लिखा जो यूजर है उसने लिखा कि 25, तो उसमें एक 2 है और एक 5 है। अब क्या हो रहा है कि 2 भी डिजिट है, 5 भी डिजिट है, लेकिन वो जो 2 और 5 है ना वो 25 नहीं है। वो सिंपल एक स्ट्रिंग है जिसमें कि पहला कैरेक्टर 2 है, दूसरा कैरेक्टर 5 है। क्या करेंगे हम लोग उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। उसके लिए सी में फंक्शन है a to i करके, जो क्या करता है कि अल्फ़ाबेट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। वैसे ही मान लो कभी अगर फ्लोट में इनपुट लेना है तो इंटरनली पहले उसका इनपुट हम लेंगे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में इनपुट लेने के बाद चेक करेंगे कि वो जो हमारे पास जो नंबर आया उस नंबर में या तो 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ हो, या फिर उसके अलावा डॉट उसमें हो सकता है वो मैक्सिमम, या फिर प्लस का सिंबल हो सकता है, या फिर माइनस का सिंबल हो सकता है। इतना पॉसिबिलिटी है। और वो प्लस माइनस का सिंबल भी जो होगा ना वो बिगनिंग में ही हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता है। तो ये सब चेक करके अगर सब कुछ सही निकला तब फिर क्या करेंगे कि a to f नाम का फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब वो फंक्शन क्या करेगा कि वो जो नंबर हमारा एज स्ट्रिंग दिया हुआ है
उसको वो सही में फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है सी लैंग्वेज में। बाकी लैंग्वेज में इस सब चीज़ को काफ़ी आसान कर दिया गया है, पाइथन वगैरह इस सब में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, सब जगह आसान किया हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम्प्लेक्स है क्योंकि पुराना लैंग्वेज है, इस कारण से। तो वो भी जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जब तुम रियल लाइफ काम करने बैठोगे ना सी में, तो वहाँ पे तुमको इस तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ेगा तुमको। हम भी एक प्रोजेक्ट बनाए थे बहुत पहले, उस समय हम दिल्ली में थे, तो वहाँ पे हम काम करते थे उसमें, जिसका नाम पहले डोएक था, आजकल उसका नाम नीलिट हो गया हुआ है। तो डोएक का कोर्स चलता है ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ऐसे करके। तो उसमें एज ए प्रोग्रामर हम 3 साल काम किए। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट एक प्रोजेक्ट हमको मिला था काम करने के लिए कि इंडियन बैंक का एक बनाना था सॉफ्टवेयर, इग्नू के स्टूडेंट से फ़ी कलेक्शन करने के लिए। मतलब ये बात है 2005 की बात होगी, हमको लगता है। हाँ, 4 में हम ज्वाइन किए थे, 5 में हमको पहला प्रोजेक्ट मिला था। तो हाँ 5 या 6 की बात होगी मैक्सिमम, उस समय की बात है। तो उस समय हुआ, उस समय जो हम लोग का जो था वहाँ पे जो मतलब जो डेवलपमेंट का जो था ज्वाइंट डायरेक्टर ना, और जो इंडियन बैंक का जो आईटी मैनेजर था, तो इंटरनेट वगैरह उस समय इतना था नहीं, बहुत कम फैला, दिल्ली की बात है ये। तो वो बैंक का जो मैनेजर है ना, वो बोला कि हमको डॉस बेस्ड पैकेज चाहिए, टर्मिनल बेस्ड पैकेज ताकि मेरे पास जब स्टूडेंट आए फ़ी जमा करने के लिए, तो हम उससे पूछे कि उसका इनरोलमेंट नंबर क्या है, उसका कोर्स क्या है, उसका बाकी डिटेल्स लेकर के, और फिर उसका जो फ़ी है वो फ़ी को उसमें हम इनपुट कर दे, और हमारा जो फाइल है, फाइल में जाकर के वो सेव हो जाए डाटा। तो उसके लिए हम सी में वो बोला कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो कि किसी भी कंप्यूटर में रन कर जाए। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं हो कि मतलब वो विंडो वगैरह हो तभी काम करे, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल है कि उसके लिए डॉस बेस्ड काम करना था टर्मिनल पे। तो हम लोग सोचे कि सी में काम कर लेंगे, अच्छा होगा। सी में काम किए भी, और अपने हिसाब से उसको हम काफ़ी अच्छा बना लिए, ठीक है। बनाने के बाद जब उसका फर्स्ट टाइम जब टेस्टिंग हुआ ना बैंक में, मतलब रनिंग करने से पहले, तो उसका आईटी मैनेजर क्या किया कि जैसे वो प्रोग्राम रन किया, जैसे उसमें पूछा वो यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए, क्योंकि विदाउट लॉगिन तो काम होगा नहीं। तो एक ऑथेंटिसिटी चाहिए कि भाई कि जब सॉफ्टवेयर खुलेगा तो पहले पूछेगा कि इंटर योर यूज़र नेम, इंटर योर पासवर्ड। तो वो क्या किया कि वो जैसे पूछा इंटर योर यूज़र नेम पासवर्ड, तो वो F1 की, F2 की, एस्केप की, टैब की, मतलब जितना भी आलतू फालतू की होता है कीबोर्ड में ना, सब प्रेस करना शुरू कर दिया। आप प्रेस किया, उसका तो क्या वो प्रोग्राम जो हैंग कर गया। तो हम बोले कि उसे थोड़ी प्रेस करना है, तो आपको जो बताया गया यूज़र नेम पासवर्ड वही प्रेस कीजिए। तो बोला कि नहीं, बोला कि हम तो यूज़र हैं, मेरे सामने जब सॉफ्टवेयर जब रन करेगा ना, हम तो कीबोर्ड पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, वो मेरी मर्जी। उसके बाद भी आपका सॉफ्टवेयर हैंग नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचना है। क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए कि हम जो बताएंगे यूज़र को बताएंगे वही करेगा। यूज़र जस्ट उसका उल्टा करेगा, ये ह्यूमन नेचर होता है। किसी आदमी को जो कहा था कि तुमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है इसको रन करने के लिए, तो वो पहले सोचेगा कि अच्छा जरा देखते हैं कि जो मना किया गया उसको प्रेस करने पे क्या होता है ना, वो उसका टेंडेंसी होता है। फिर उसको हम लोग वापस कर दिया वहाँ से। फिर उसका हम सोचना शुरू किया कि अभी कैसे होगा, नहीं होगा, खोज खाज करते हाँ वो तो नहीं, लेकिन फिर बाद में फिर ठीक हुआ वो। बाद में तो उसी में हम सीख गए कि कैसे इसको किया जाता है। उसमें बहुत चीज़ सीखे। उस मेरा पहला प्रोजेक्ट था सी का, उसमें मतलब वो पूरा सी के प्रोग्राम से प्रिंटर से कैसे प्रिंट आउट निकलेगा, कैसे उसका कंट्रोलिंग होगा, कैसे फॉर्मेटिंग होगा, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ इटैलिक करना है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, किसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है, किसका फ़ॉन्ट साइज छोटा करना है। उस इतना ना उनको परेशान किया, इतना ना 3-4 महीना लगा होगा उसको बनाने में। लेकिन 3-4 महीने में जो है ना, हमको रात में हम मतलब जाते थे तो बैंक में जो है रात में 9 बजे 10 बजे तक बैठे रहते थे उसके साथ। सारा पॉसिबिलिटी वो जो आईटी मैनेजर था बैंक का, वो हमको, वो साउथ इंडियन था, वो साउथ इंडिया का कोई आदमी था। वो इंडियन बैंक कैसे भी साउथ इंडिया का बैंक है, उसमें जितना एम्प्लॉय रहता है ना मैक्सिमम साउथ इंडिया का रहता है। तो साउथ इंडिया का था वो दिल्ली में ग्रीन, उसमें कौन जगह था नाम हम भूल गए उसका, ग्रीन करके कुछ उसका नाम है, उस आईआईटी के पास है वो जगह। तो बड़ी परेशानी किया। और उस चक्कर में हम मतलब रूम पे नहीं जा पाते थे। उस समय हम लोग बैचलर थे, रूम लिए हुए थे, एक हफ्ता तक रूम पे नहीं आते थे। या तो ऑफिस में रहे या फिर बैंक में गए, या फिर ऑफिस में या फिर बैंक में। ऑफिस में ही घर बना लिए, है ना। कभी कभी हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन रूम पे आते थे। तो वो जो मकान मालिक था ना,
उसको लगता था कि बिहार चला गया, ही लगता है एक हफ्ता के एक हफ्ते के बाद जो वहाँ पहुँचते थे तो पूछता था कि गांव चले गए थे क्या, हम कहे कि हाँ गाँव से आ रहे हैं और रहते थे वहीं पे लेकिन 3-4 महीना तक वो इतना ना वो हम लोग को पेरा वो। मेरा ज्वाइंट डायरेक्टर था, बंगाली था वो, मतलब वो भी हाईली क्वालिफाइड था और हाईली कंफ्यूज था वो, है ना तो वो तो अपना पूरा घर बना करके वो था वो, मतलब ऑफिस में ही हम लोग के, वो अपने घर पे जाता ही नहीं था, जो कि फैमिली वाला आदमी था वो सेविंग सब वहीं पे करता था, वहीं पे नाश्ता खाना सब करता था वो। तो लेकिन वो इतना पहुंचा हुआ आदमी था कि वो अपने ज़माने में वो IIT कानपुर का प्रोडक्ट था, और एक इसमें एक एडिटर आता है यूनिक्स में, VI एडिटर उसको बोलते हैं, जिसे यहाँ दिखाते हैं, ये VI नाम से एक एडिटर आता है। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एडिटर है ये पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एडिटर भी है। लेकिन जो आदमी इसको काम कर लिया ना, वो इसमें काम करता है, वो दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं आता है। हालांकि अब इसका तो GUI भी आ गया हुआ है। तो इस VI एडिटर को भी वो आदमी खुद से बनाए हुए था अपने बीटेक के प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके अलावा वो ओरेकल में भी 10-15 साल काम किया हुआ था USA में, और तब फिर वहाँ से वो रिटर्न होकर जब दिल्ली में आया था तब वो डोएक में काम कर रहा था। तो वो भी हमको जो है सो, उसको तो CU नहीं आता था, जो भूल चुका था वो सब, चूँकि वो सिस्टम एनालिस्ट से ऊपर के पोस्ट का आदमी था, लेकिन वो बहुत हेल्प किया इसी सेंस में। मतलब वो बताता था कि कस्टमर से कैसे बात करना है, कस्टमर जो है सो कैसे परेशान करेगा, कैसे वो इरिटेट करने की कोशिश करेगा, हमेशा वो डिमोरलाइज करेगा। लेकिन तुमको डिमोरलाइज नहीं होना है, तुमको हमेशा ये करना है कि हमेशा मतलब पॉजिटिव बने रहना है, प्रोग्रामिंग करना है तो पॉजिटिव बने रहना है, जो भी बात कहेगा उसको हाँ में हाँ मिला देना है, और जहाँ तक हो सके उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देना है उसको, है ना। मतलब ये नहीं उसको कहना है कि है ये नहीं होने वाला है, हाँ उसको ना उसी बात के लिए कहना है कि जो कि अनरियलिस्टिक बात है, ठीक है, उसके लिए उसको मना कर देना है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बात सही में होने वाला है, तो चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो इम्प्लीमेंट करने में, उसे टाइम लेकर के 1 दिन के 2 दिन का समय लेकर के फिर बुक सर्च करके, नेट से सर्च करके उसको एनी हाउ उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, ताकि उसको ये फील नहीं हो कि ये आदमी इस काम को करने में सक्षम नहीं है, ऐसा फीलिंग उसके अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। तो वो हम लोग उसमें सीख लिए। तो उसे करते 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 क्या हो गया ना कि स्ट्रगल करने का टेंडेंसी आ गया कि प्रोग्राम अगर है तो रन क्यों नहीं करेगा, है ना। ये हाँ ये माइंड में सेट होना चाहिए। नहीं हाँ वही बोले हैं। तो उसे डिमोरलाइज नहीं होना है, नहीं रन किया कोई टेंशन नहीं, फिर रन करेगा, है ना। लेकिन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कभी ना कभी तो रन करेगा ही नहीं करेगा वो। आखिर प्रोग्राम जब इस चीज़ को माइंड में सेट कर लोगे ना, तब क्या होगा कि एकदम धीरे धीरे जो है ना परफेक्शन आ जाएगा वो, है ना। ये सब प्रोफेशनल मतलब फील्ड है। इस फील्ड में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फील्ड है ना, उससे में बहुत प्रोफेशनल फील्ड है। तो इसमें एकदम स्ट्रगलिंग मोड में आदमी रहता है, क्योंकि हम जैसे काम अगर करोगे, मार्केट का काम अगर करोगे ना, तो कोई क्लाइंट तुमको इतना इरिटेटिंग मिलेगा कि तुमको तो लगेगा कि हम उसको लड़ ले कि झगड़ ले कि क्या कर ले उससे। लेकिन फिर भी वैसा कुछ करना नहीं है ना, उसको सेटिस्फाई कर देना है, उसको लास्ट में ये फील करा देना है कि नहीं कि ठीक है, जितना आपका रिक्वायरमेंट था वो सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। हाँ ये चीज़ है, अलग है कि पैसा का डिमांड कम नहीं होना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा तो तुम भी अपना चार्ज बढ़ाते जाओ कि ठीक है, ये फीचर पहले से डिस्कस नहीं था, ये आप नया कह रहे हैं, इसका इतना चार्ज लगेगा। ये फीचर पहले से डिस्कस नहीं था, इसका इतना चार्ज लगेगा। अगर वो जेन्युइन होगा, सही में उसको करवाना होगा, वो भी स्टे करेगा कि कोई टेंशन नहीं, हम इसे कर देंगे, इतना पे करेंगे। और नहीं करेगा पे तो छोड़ दो उसको कि ठीक है, ये आप नहीं पे कीजिएगा तो हम क्यों उतना मेहनत करने जाएंगे। तो एक जो कॉमन चलता है मार्केट में, उतना हम आपको दे देंगे, ये चीज़ है। तो उसी से आदमी क्या होता है ना कि सीख जाता है। और ये टेंडेंसी अगर नहीं रहेगा ना, तब फिर नहीं सीख पाओगे तुम। काम का तो कोई कमी है ही नहीं, काम तो मतलब इतना है पूरे वर्ल्ड में। जैसे एक साइट है हम लोग जहाँ से काम जनरली लेते हैं, हम वहाँ से 2004 से ले रहे हैं फ्रीलांसर से। सर इसका स्कोप किसका? ये करने के बाद हर जगह है वो तो। मतलब आज के डेट में तो ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं जहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं होता हो। आज के डेट में ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। इवन जैसे तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो रेलवे का जो वैकेंसी निकलता है, हम लास्ट ईयर देखे हैं कि रेलवे में भी निकला हुआ था वैकेंसी जूनियर इंजीनियर का। उसमें भी मतलब कि BCA वाले और MC वाले के लिए वैकेंसी था।
तो अब ये मिसकंसेप्शन नहीं है, बैंक में आईटी ऑफिसर है ही, रेलवे में है ही, मतलब सीडेक है, नीलिट है, हर जगह तुमको मिलेगा इसका। इसको टीचर में भी इस तरह एक बार मैंने देखा था पीसीए प्लस एलपीसी वाला। हाँ टीचर में भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है ही, लेकिन वो सब तो मतलब चैलेंजिंग जॉब नहीं ना है, नहीं समझे बात, वो सब चैलेंजिंग जॉब नहीं है वो सब, है ना। हालांकि टीचिंग काम सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि दूसरे के माइंड में घुसाना है बात को, ठीक है। लेकिन क्या है कि तुम जब तक तुम, जैसे तुमको प्रोग्रामिंग पढ़ाना है, तो तुम जब तक तुम रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग नहीं करोगे ना, तब तक तुम सही से नहीं पढ़ा पाओगे उसको। तब फिर क्या होगा कि खाली बुकिस वाला तुम पढ़ा कर रह जाओगे, जो किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ा दिए, तो वो अलग चीज़ है ना। वो तो फिर हो गया कि एग्ज़ाम पास कर, तैयारी करके आए पीछे। हाँ वो एग्ज़ाम पास करने वाला सिस्टम हो जाएगा वो तो बेकार है वो, मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम है वो। तुमको सही में मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या अभी आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, कैसा होना चाहिए, उसके लिए तुमको मार्केट में भी तुमको जुड़े रहना पड़ेगा। मतलब इंडस्ट्री और एजुकेशन दोनों को पैरेलल लेके चलने की बात है। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, इतना आसान काम नहीं है ना। जैसे देखो ना, ब्राउज लिखोगे ना, ब्राउज प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो इतना काम का भंडार में तुमको मिलेगा। जैसे अभी के समय में 15,930 प्रोग्रामिंग का जो काम जो है इस पे अवेलेबल है। केवल प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें सब कुछ मिला जुला हुआ है। किस लैंग्वेज में कितना काम है उसको भी तुम यहाँ से फिल्टरिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ दिखा रहा है ना, ये टॉप स्किल सब है, तो टॉप स्किल में जैसे PHP है, तो PHP पे क्लिक करोगे अगर, तो तुमको दिखाया कि PHP में आज के डेट में कितना प्रोजेक्ट है। तो PHP में भी 3285 प्रोजेक्ट है जो कि बीच ओपन है। जैसे एक प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, इसका कॉस्ट दे रहा है $714, इसका एवरेज बीड है, 2 आदमी इस पर बीड कर चुका है ना। आई नीड समवन टू बिल्ड क्विज पेज, तो क्विज का कोई इसको पेज बनाना है, इसका $1512 इसका है, 3 आदमी इसमें भी बिल्ड मतलब ये कर चुका है, क्या बिडिंग कर चुका है। ऐसे ही तुम यहाँ से, तो सबसे ज़्यादा टॉप डिमांडिंग लैंग्वेज PHP ही है अभी भी फ्रीलांसर के केस में, लेकिन तुम यहाँ से दूसरा भी स्किल ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो लिखोगे यहाँ पे कि C++, तो ऐसा नहीं कि C++ का नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, है ना, लेकिन डिमांड उसका भी है, बहुत कम है, 249 है ना, ऐसा नहीं, लेकिन है डिमांड उसका भी है। तो यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं जो कौन सा लैंग्वेज है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। जैसे मान लो कि जावा है, तो किसी से एक सिंपल जावा हो गया, सिंपल जावा का जो सारे लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा ना। नहीं जावास्क्रिप्ट हो गया। हाँ, तो धीरे धीरे पढ़ ही लोगे। ऐसे जावा में है 546 प्रोजेक्ट ही हैं, लेकिन तुम अभी जावा स्क्रिप्ट अगर सर्च कर लोगे यहाँ पे, तुम अगर जावा स्क्रिप्ट है ना, तो इसका नंबर ऑफ प्रोजेक्ट 1212 है, जस्ट डबल हो गया उसका। तो ये सब लैंग्वेज मतलब धीरे धीरे आदमी सीख लेता है ना, करते करते आदमी सीख लेता है। तो वर्क का कोई कमी नहीं है। इस साइड से तुमको क्या होगा ना कि तुमको कोई काम करते करते तुमको साल भर 6 महीना में कोई क्लाइंट तुमको एक ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, जो तुम्हारे काम से अगर खुश हो गया, तो उसके बाद तुमको इस साइड पे बिडिंग करने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तुमको खुद चाहे किसी, इस पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी वाली सब जो कंपनी है ना, वो लोग इस पर अपना प्रोजेक्ट डालता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। अब मान लो कि हम उस पर बिडिंग किए, हमको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, वो प्रोजेक्ट किसी बड़े कंपनी का था, ठीक है, तो बड़े कंपनी का जो सॉफ्टवेयर मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उससे मेरा कंसल्ट हो गया। अब वो क्या करेगा ना कि इतना ना तुमको काम दे देगा, इतना तुमको काम देना शुरू कर देगा कि तुम उसी काम करते करते रह जाओगे, अब तुम उससे फिर जुड़ जाओगे एक तरीके से, है ना। हम लोग इस तरह से बहुत सारे कंपनी से जुड़े हुए हैं या उससे काम करते रहते हैं। तो देखने में लगता है बहुत ये बहुत पूरे वर्ल्ड का है ना ये, लेकिन यही कि क्वालिटी होना चाहिए। हाँ, क्वालिटी इस पर तुमको होना चाहिए। क्वालिटी अगर है तब तुम यहाँ टिक पाओगे। और क्वालिटी होने के लिए वही स्ट्रगलिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट तुमको परेशान करेगा, नहीं करने का सवाल नहीं है। इसमें हम पहला प्रोजेक्ट किए थे 2004 में, तो किसी कंट्री का था नाम, कोई आदमी, उसका छोटा सा काम था, मतलब काम तो उसका कम्प्लेक्स था, लेकिन उस समय वो $100 देने के लिए तैयार हो गया था हमको। तो हम लोग, मतलब हम थे, मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग उस पर बैठे PHP में काम करना शुरू किए। 1 हफ्ता में से काम कर दिए। इतना वो खुश हुआ, उस समय वो 100 के बदले $300 हम लोग को पे किया। इतना अच्छा वो लिखा, वो फीडबैक हमारे बारे में, हम लोग का जो उसके बारे में इतना अच्छा फीडबैक लिखा कि उस फीडबैक के आधार पे जो काम मिलना शुरू हुआ, ऐसा मतलब कि काम से मिला, बड़ा काम से मिला। बाद में इंडिया के भी बहुत बड़ी कंपनी सब, वो लोग से भी काम मिलना शुरू हो गया। तो वो एक चेन बन जाता है।
ठीक है, वो चेन बनते जाएगा, लेकिन तुमको है कि वही कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से तुमको अपडेट होते रहना पड़ेगा, है ना। अभी जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो लैंग्वेज है, उसको सीखते रहो साथ साथ, फिर अपना काम भी करते रहो, सीखते भी रहो, काम भी करते रहो, तो तुमको पैसा वैसा का कोई कमी इसमें नहीं होगा, है ना। एक कॉन्फिडेंस लेवल तुमको डेवलप हो जाएगा, तुमको ये नहीं लगेगा कि ठीक है कि मतलब सबसे फ़ायदा इसमें ये है ना कि तुम कहीं भी रहो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ रहो वहाँ रहो, तुम्हारे पास खाली इंटरनेट होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी तुम्हारा अपना स्किल है ना। अब फिर तुमको यहाँ पढ़ने वाला आदमी मिल जाएगा इसमें ये भी है, ट्यूटरिंग का भी इसमें जॉब इसमें आता है, बहुत सारा तुमको मिल जाएगा जो कि तुम खोजेगा। हालांकि पढ़ने के लिए अलग वेबसाइट है जो कि बहुत पॉपुलर है, इसके अलावा ये बेसिकली काम करने के लिए, जॉब्स के लिए है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन जॉब ऑनलाइन सब जेन्यून है, 100% जेन्यून है। तुम्हारा पैन कार्ड का नंबर लेगा, बीड वाले खरीदना पड़ेगा। नहीं बिड करना पड़ता है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। बिडिंग करने का मतलब हो गया अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई करोगे तो हम लोग जिसमें थे उसमें बिडिंग करना फ्री था, अब शायद कुछ ये चार्जेबल कर दिया है, क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया ना अब तो चार्जेबल कर दिया है उसको, कुछ हल्का फुल्का कुछ चार्ज लेगा, लेकिन फिर तुमको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद तुमको उससे कम्युनिकेट करना होगा। मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना जो होता है ना, बड़ी टीडियस काम होता है किसी के लिए भी। हम लोग जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लिए थे तो हमको बहुत टाइम लगा था, 3-4 महीने हमको समय लगा, लेकिन करते करते जब पहला प्रोजेक्ट मिला ना, वही उसमें मतलब सारा एनर्जी आदमी लगा दिया उसके अंदर। आज जब सारा एनर्जी लगा दिया तो उसका फिर धीरे धीरे वो हमको याद है कि वो 5 सितंबर था 2004 का, नहीं 2007 में, 2004 में ही 5 सितंबर था। 5 सितंबर को हम मतलब इसमें हमको फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था। वो स्विट्जरलैंड का आदमी था, वो ग्रेग उसका नाम था, greg.ch शायद उसका वेबसाइट है, 1 मिनट, greg.स्विट्जरलैंड का आदमी था वो। अब पता नहीं आज के डेट में कहाँ है, यही है ना, फुल सर्विस वेब डेवलपर greg.ch, इसी आदमी के लिए हम काम किए थे। तो ये खुद अपना काम करता है, ये हमसे काम करवाया होगा, है ना, ये हमसे काम करवाया होगा greg.ch। अब हमको याद आ गया, यही आदमी जो था मतलब $100 में हमसे ये हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये इतना खुश हुआ कि $300 पे किया उस समय। तो इतना हम लोग को मतलब हमको लगा उससे, मतलब ये एनर्जी मिला रहा कि इसके फीडबैक देने के कारण क्या हुआ ना कि अगला प्रोजेक्ट जो मिलना जो शुरू हुआ वो एकदम चेन होते चला गया। क्योंकि कोई भी आदमी जब दूसरे को देता है ना प्रोजेक्ट, तो पहले देखता है कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्ट्री है ना। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया, देखेगा तुम्हारा परफॉर्मेंस सही है, ठीक है, तो फिर तो क्या होगा कि तुमसे वो जुड़ जाएगा एक बार। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो फिर वो लंबा खींचेगा, है ना, तब वो जितना काम होगा कराते जाएगा, क्योंकि हर आदमी अच्छे आदमी को खोजते रहता है ना, ये चीज़ है। तो इस तरह का जो है ना, इसमें सबसे बड़ी बात है कि तुमको कहीं शिफ्ट उफ्ट नहीं करना है, तुम अपने घर पे रहो, कहीं रहो। आज के डेट में हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है, तुम अपना इंटरनेट कनेक्शन ले लो और बहुत सेफली काम करते रहो। आप जो भी पैसा है बिल्कुल वाइट मनी है, ब्लैक मनी नाम का चीज़ में है ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा जो है सो बैंक से आता है, ठीक है। तुम सबका अपना तुम इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते रहो, तो तुम बहुत मतलब पीस माइंड होकर तुम काम कर सकते हो, बहुत पीस माइंड होकर के। आप पैसा का जो अमाउंट आता है वो तो उसका तो कोई अंत है नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना चाहिए। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ कि हमको हमेशा कुछ नया सीखना है, अब बढ़िया आदमी के संपर्क में रहना है, तो पैसा तो ऑटोमेटिक आते रहेगा। अब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाता है ना, तो हमेशा ख़राब होता है। मतलब एक्सेस नॉलेज भी ख़राब है, एक्सेस पैसा भी ख़राब है, कोई भी चीज़ एक्सेस ख़राब होता है। हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा नॉलेज, है ना, इस तरीके से। ना बहुत ज़्यादा कम हो, ना बहुत ज़्यादा हो, एक लेवल पे एक सब कुछ अगर है तो वो ठीक है, ये चीज़ है। वैसे हालांकि हो नहीं पाता है ना, रियल लाइफ में वो सब खाली कहने की बात है। जब आदमी काम करने बैठता है तो क्या होता है कि जब सीखने का टाइम रहता है तो इतना ना आदमी टाइम वेस्ट कर लगाता है कि बाकी चीज़ से कट ऑफ हो जाता है, तो वो सब चीज़ है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मतलब ये MCA करने का जो पर्पस है वो बहुत सारा पर्पस उसका है। जॉब लेना तो है ही, लेकिन सेल्फ भी तुम अपना जो प्रोफाइल है, अपना जो क्या कहते हैं उसको, गुडविल है, उसको तुम क्रिएट कर सकते हो, और वो ज़्यादा स्टेबल है वो बनिस्बत। बस कंडीशन एक ही है कि वो सीखने की जो टेंडेंसी है वो मतलब वो बना रहना चाहिए,
नहीं, कोडिंग का जो लेवल है उस कोडिंग के लेवल को मेंटेन करना है, कोडिंग एकदम बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये जितना इसका लेवल अच्छा रहेगा उतना परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा होगा, उतना तुमको सेटिस्फैक्शन भी होगा कि हम कुछ जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब काम लॉजिक का काम है ना। तो इसलिए इस काम करने का जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो सेटिस्फैक्शन हार्डवेयर में नहीं होता है ना, जो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे होता है। तीसरा ये था कि वो यंग है, इसमें 3 कंडीशन है कि पर्सन जो है सो या तो यंग है या फिर एडल्ट होगा या फिर ओल्ड होगा। तो इसका जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम जो है इसे तो बहुत छोटा प्रोग्राम है ना, इसका तो कोई है नहीं, लेकिन यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी इफ एल्स पे जिसको ग्रिप हो गया ना एक बार, हाँ जैसे देखो यहाँ पे क्या किया ना, नेस्टिंग लगा दिया। ये हम हालांकि नेस्टिंग बताया नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। जैसे ये पहले कंडीशन चेक कर लिया कि एज का वैल्यू अगर 0 से बड़ा या उसके बराबर है लेकिन 100 या उससे कम है तो ये वैलिडेट हो गया। तो उस केस में अगर ये कंडीशन है तो यंग है, अगर ये कंडीशन है तो एडल्ट है, और अगर ये कंडीशन है तो ओल्ड है। हालांकि पता है नेस्टिंग का यहाँ पे ज़रूरत था नहीं, क्योंकि ये कंडीशन अपने आप में सफिशिएंट है, ये कंडीशन भी अपने आप में एक सफिशिएंट है, और ये कंडीशन भी अपने आप में सफिशिएंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तीनों इफ स्टेटमेंट को इस इफ के बाहर भी अगर लिख देंगे ना, तब भी ये काम अच्छे से करेगा। इसलिए ऐसा इसलिए है कि इनवैलिड के केस में क्या होगा ना, कि बस इस कंडीशन को चेंज करना होगा कि ये इनवैलिड कब होगा, तो एज हमारा अगर 0 से कम हो गया तब इनवैलिड है, एज अगर 100 से ज़्यादा हो गया तब इनवैलिड है। तो उस केस में ये प्रिंट है, अदरवाइज तो टोटल 4 इफ स्टेटमेंट से काम हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये जानता है पहले से जितेंद्र जो है, इसलिए अपने नेस्टिंग यूज़ कर लिया है। तो ये भी अप्रोच सही है, नेस्टिंग तो आदमी यूज़ करता ही है, कॉमन चीज़ है वो, है ना। बाकी सब कुछ इसमें क्या करना है सही है। इसका नाम, प्रोग्राम का नाम है पर्सन फेज 11। इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, पर्सन फेज 11। एक बार में कंपाइल हो जा रहा है। 34 एडल्ट, 18 भी एडल्ट, लेकिन 17 अगर होगा तो वो यंग में आ जाएगा। और फिर अगर हम करते हैं 90 तो ओल्ड में चला जाएगा। नहीं, यहाँ पहले इसको रन करना होगा ना। आ गया ओल्ड, और इनवैलिड के केस में आ गया इनवैलिड इनपुट। चलो बहुत अच्छा है। 2 स्टूडेंट ऐसा है जो कि रेगुलर भेज रहा है। एक और जो मेल आया हुआ है उसका है आशीष का है, पता ना आज शायद नहीं है। हाँ नहीं है तो ऑनलाइन है। इसका ज़रा देखते हैं, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसका भी सिंगल ऐसे ही कर लेते हैं एक बार में डाउनलोड। फिर इसको अपलोड करना होगा रोल नंबर 9 में। हो गया अपलोड। अब यहाँ से पेरेंट डायरेक्टरी में पहले जाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे कि रोल 09। आज का जो फाइल है उसका नाम है अंजीप MCA, ये वाला। तो फर्स्ट था स्मॉलेस्ट वाला, smallest_9.c। अब हालांकि पता है इस सारे फाइल्स को हम एक फोल्डर में भी रख सकते हैं, क्योंकि सब फाइल के नाम के आगे रोल नंबर लगा हुआ है। लेकिन ऐसे भी सही है, फोल्डर वाइज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। smallest9.c
ये वेरिएबल का नाम भी काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर। देन अगर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के बराबर नहीं है तो उस केस में अगर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से छोटा है तो फर्स्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट, अदरवाइज सेकेंड नंबर इज स्मॉलेस्ट, नहीं तो फिर बोथ आर सेम, बोथ नंबर्स आर सेम। बहुत अच्छा है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली टाइप किया हुआ है। हालांकि सिंगल स्टेटमेंट के केस में हम कर्ली ब्रैकेट चाहे तो स्किप कर भी सकते हैं, है ना, लेकिन कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि देखने में मतलब वो क्लियर लगता है, एकदम सही में लगता है कि सही बात है कि ये जो प्रिंटफ है ना ये इस ब्लॉक के अंदर है, फिर ये जो प्रिंटफ है ये इस ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक एकदम क्लियर हो जाता है। और वो माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो कोड आता है जिसमें कि सारे लैंग्वेज का एडिटर दिया रहता है, आज हम एक दिन एक उसमें काम कर रहे थे एक स्टूडेंट के लिए, तो उसमें देख रहे थे कि वो क्या कंडीशन लगाए हुए है आजकल C++ में कि चाहे ये स्टेटमेंट सिंगल हो या फिर मल्टीपल हो, मतलब उस एडिटर में ये है कि उसके कंपाइलर में ये है कि बिना कर्ली ब्रैकेट का वो काम ही नहीं करता है। कर्ली ब्रैकेट वो कंपल्सन किए हुए है, सिंगल के लिए भी कंपल्सन किए हुए हैं और मल्टीपल के लिए देख रहे ऑलरेडी कंपल्सन है ही उसके अंदर। लेकिन बाकी जो कंपाइलर है ना, बाकी कंपाइलर में ये प्रॉब्लम नहीं है, बाकी में ये है कि सिंगल है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई सिंटैक्स एरर हमको नज़र आ नहीं रहा है, सब कुछ लग रहा है कि सही है। ये है रोल नंबर 9 का फोल्डर GCC स्मॉलेस्ट, एक बार में कंपाइल हो ही गया, और 34 और 32 इज द स्मॉलेस्ट, फर्स्ट क्लास काम कर गया। दूसरा है वोटिंग वाला, वेटिंग 9, उसका हैंड रेज क्या हुआ है, हीरा फातिमा रेज देयर हैंड, कुछ पूछना है क्या? चलो एज वाले में वही है, एज अगर 0 से बड़ा है, नहीं यहाँ पे एक कंडीशन हमको लगता है कि छूट रहा है, ये जो है ना इक्वल टू होना चाहिए। ये ऑनलाइन है क्या आशीष? हेलो, अभी दिखा तो रहा था इसका ऑनलाइन। वो माइक्रोफोन नहीं किए हुए हैं, सिर्फ हेडफोन के लिए किए हुए हैं। अच्छा, नहीं लगता है चेंज कर रहा है। यस सर, यस सर। बोले हैं कि जो कंडीशन लिखे थे यह वाला, यहाँ पे इक्वल टू छुटा हुआ था, ध्यान दियो इसको। तुम यहाँ लिखे थे कि एज मतलब ग्रेटर देन है 0 से और फिर एज लेस देन है 100 से, तो इसमें तो 0 इंक्लूसिव नहीं ना हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ भी 100 इंक्लूसिव नहीं हुआ, जबकि 0 ईयर भी किसी का एज हो सकता है और 100 ईयर्स भी किसी का एज हो सकता है। नहीं, ऐसा इसलिए है कि फिर अंदर का जो कंडीशन तुम लिखे हो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, लेकिन आउटर वाला जो ब्लॉक था इसमें इक्वल टू छुटा हुआ था। तो क्या होगा ना कि ओरिजिनल जो हम लोग का जो कंडीशन कोड है तुम्हारा, उस केस में 0 वाले होने पे इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, वो चला जाएगा इनवैलिड इनपुट होने वाले पे, और 100 होने पे भी इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, चला जाएगा इनवैलिड होने पे। इसलिए कंडीशन राइटिंग करते समय जो है ना बहुत मतलब मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि कंडीशन जब भी हम लिखते हैं तो उसका मतलब हर कंडीशन का जो है ना 2 एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक उसके मिनिमम वैल्यू का एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक उसके मैक्सिमम वैल्यू का एक्सट्रीम पॉइंट होता है। तो हो सकता है कि दोनों का दोनों एक्सट्रीम पॉइंट किसी कंडीशन में नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन हमको हमेशा ये देखना है कि हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना उसका जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं। तो ये इक्वल टू का सिंबल अगर छूट जाएगा तो जिसका एज 0 होगा और जिसका एज 100 होगा उसके लिए प्रोग्राम काम नहीं करेगा।
तो हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कंडीशन राइट करते समय हमेशा ध्यान से देखना है कि लेस देन लगाना है कि लेस देन इक्वल टू लगाना है, या फिर ग्रेटर देन यूज़ करना है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना है। इस तरीके से जैसे ये वाला कंडीशन सही है, एज लेस देन 18, चूँकि 18 से कम अगर होगा तो उसके इसमें एलिजिबल नहीं करना है। और यहाँ भी कंडीशन सही है बिल्कुल कि एज शुड बी 18 मतलब मोर देन इक्वल टू 18 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, ये भी सही है। बाकी अब इसमें सही है वोटिंग वाले में। तो माइनर इसे बहुत माइनर चीज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट है हर जगह। तो वोटिंग वाले में GCC वोटिंग 9.c, जैसे 90 किए एलिजिबल हो गया, इवन 100 करेंगे तो भी एलिजिबल हो जाएगा, और इवन अगर 0 कर लेंगे तो भी एलिजिबल हो जाएगा, नॉट एलिजिबल हो गया ये, ठीक है। और -19 कर लिए तो इनवैलिड हो गया। और लास्ट जो फाइल था वो किसके लिए होगा, वो यंग वाला है, ये वाला young.c। हालांकि प्रोग्राम का नाम सही नहीं है, प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है young.c, जो कि इस प्रोग्राम में हम लोग जो चेक कर रहे हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि जो यूज़र है वो यंग है या एडल्ट है या ओल्ड है। तो फाइल का नाम मिसलीडिंग है मतलब ऐसा कुछ नहीं ना है कि केवल ये चेक कर रहा है कि यंग है या नहीं। प्रोग्राम तो ये चेक कर रहा है कि यंग भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है। जैसे इस प्रोग्राम में कंडीशन सही है, यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, एकदम परफेक्ट है ये। अब अगर वो 18 से कम अगर हो गया तो यंग हो जाएगा, 18 और 60 के बीच में अगर है दोनों इंक्लूसिव तो एडल्ट होगा, 60 से बड़ा है लेकिन अप टू 100 है तो वो ओल्ड होगा, बाकी वो इनवैलिड इनपुट है। तो दोनों हम लग रहा है कि दोनों मतलब आदमी जो ये प्रोग्राम भेजो हो उसमें है कि नेस्टिंग ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। चूँकि नेस्टिंग बहुत कॉमन चीज़ है, तो जो आदमी पहले से जानता है नेचुरल है कि उसके लिए आसान है। तो नेस्टिंग जो है, हाँ विदाउट नेस्टिंग भी हो जाएगा आराम से, क्या नहीं होगा इसमें। जैसे इसी प्रोग्राम को मान लो विदाउट नेस्टिंग करना है अगर बाय द वे, ठीक है, तो इसको यह है कि कंडीशन मतलब ज़्यादा लिखना पड़ेगा थोड़ा। एक मिनट यहाँ से कमेंट कर लेते हैं। विदाउट नेस्टिंग अगर करना है ना अगर, तो जैसे सबसे पहले सोचेंगे कि वो इनवैलिड कब होगा। इनवैलिड करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है कि अगर एज का वैल्यू 0 से कम है ना, या एज का वैल्यू 100 से ज़्यादा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर अकर करता है तो इसका मतलब है कि उसका जो एज इनपुट किया गया वो इनवैलिड है। तो प्रिंटफ में कर देंगे कि इनवैलिड एज, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी बनता है कि वो यंग हो सकता है। तो यंग कब होगा कि वो कम से कम 0 हो और लेस देन मतलब 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, और साथ में छोटा होना चाहिए 18 से। तो यहीं पे दोनों कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा क्योंकि इस रेंज के अंदर हम सर्च करना चाहते हैं। एंड एज इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0 एंड एज इज़ लेस देन 18। तो जब ये दोनों कंडीशन एक साथ काम करेगा कि यहाँ एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, दोनों का दोनों एक साथ सही होना चाहिए। तो नेचुरल है कि ये तभी होगा कि जब एज हमारा 0 या उससे बड़ा है लेकिन 18 से कम है। तो इन दोनों कंडीशन के एक साथ ट्रू होने के केस में नेचुरल है कि लेस देन 0 अलाउ नहीं करेगा और मोर देन 18 को अलाउ नहीं करेगा। तो उस केस में लिख देंगे कि यू आर यंग, है ना, जैसे तुम लिखे हुए हो, फिर /n लगा लेंगे। फिर सोचेंगे कि अब एडल्ट, तो एडल्ट वाले में है कि जब एज का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 60, चूँकि 60 हम लोग शायद इंक्लूड करके चले हैं। जैसा सिचुएशन हो
तो यहाँ कर देंगे कि यू आर एडल्ट स्लैश एन, और इफ एज इज ग्रेटर देन, अब इक्वल टू यहाँ नहीं लगाना होगा क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी 60 में लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन 60 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 100, मतलब अप टू 100 ही कंसिडर करना है ना, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है। तो printf यू आर ओल्ड, ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी इसमें क्या हुआ ना कि नेस्टिंग करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाता है, हालांकि कंडीशन वहाँ पे आसान हो जाता है। जैसे ये नेस्टिंग का ही केस था जिसके कारण यहाँ पे केवल इस कंडीशन से काम चल गया और यहाँ भी हम चाहते तो कम कंडीशन से ही काम चला लेते, केवल एक ही कंडीशन अगर लिखते हैं कि एज ग्रेटर देन 60 तभी मेरा काम चल जाता है। ये वाला कंडीशन यहाँ पे अननेसेसरी है। तो अननेसेसरी इसलिए है कि ऑलरेडी यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं दो चीज़, मतलब हमारा जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे ये जो पार्ट हमारा है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट लगाना कोई ज़रूरी नहीं था। जैसे कि यहाँ पे हम जीरो वाला पार्ट नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन अब है क्या यहाँ की कॉम्प्लिकेसी थोड़ा बढ़ गया, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट इस तरह का सिस्टम हो गया। आज जब यहाँ नेस्टिंग नहीं है तो ये है कि बिल्कुल मतलब सेपरेट है, ये पहला इफ स्टेटमेंट, ये दूसरा इफ स्टेटमेंट, ये तीसरा इफ स्टेटमेंट, ये चौथा स्टेटमेंट, चारों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इवन हम चारों का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले यही इफ लिखना है उसके बाद यही इफ लिखना है उसके बाद यही लिखना है। हम इसको मिक्सअप भी कर सकते हैं, किसी ऑर्डर में किसी को लिख देंगे काम करेगा। हाँ हाँ, एल्स का यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है उसमें। एल्स का यूज अगर करना है तो एल्स का यूज कर सकते हैं। एल्स का यूज करने का मन अगर है बाय द वे तो इसी को यहीं पे लगा दो एल्स, ठीक है। अब इसी के अंदर ये तीनों डाल दो फिर। तो एक ही लेवल का नेस्टिंग हुआ, ऐसे भी हो गया क्या? अब इसके अंदर ये तीनों जो है ना, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, इस तीनों का कोई कहाँ, ये जो है सो यहाँ ये जो लिखा है सो ये तो इसलिए लगाया है कि वो मतलब कि इनवैलिड इनपुट जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है। इनवैलिड इनपुट जो लिखा हाँ, तो एक मतलब इसका जैसे हम इसका इंटेंशन ये था कि एक लाइन छोड़ना चाह रहा था इस मैसेज के पहले और एक लाइन छोड़ना चाह रहा है इस मैसेज के बाद। हम जो लिखे हैं उसमें मतलब पहले जो है हम नहीं छोड़े हैं एक लाइन, लेकिन बाद में एक लाइन के लिए स्लैश एन लगा दिए, वो अपना अपना चॉइस है। स्लैश एन से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लाइन वहाँ पे ड्रॉ ब्लैंक लाइन आ जाएगा तो थोड़ा सा स्पेसिंग हो जाएगा तो वो क्लियर कट दिखाई देगा, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, है ना। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीका में क्या हो रहा है ना कि इस तरीका में मतलब कि जब हम इंडिपेंडेंटली अगर हम इफ़ लिख रहे हैं तो उस केस में ये हो रहा है कि कंडीशन राइट करते समय पूरा हमको केयर लेना पड़ता है कि कंडीशन एकदम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कि उसी केस में वो काम करे जिसके लिए वो लिखा जा रहा है, दूसरे केस के लिए वो काम नहीं करे, इस तरीके से। तो ये इफ एल्स जो है ना है बहुत छोटा सा चीज़, लेकिन बहुत काम का चीज़ है। काम का चीज़ इसलिए है कि ये प्रोग्राम का जो मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है ना, उसके डायरेक्शन को ये कंट्रोल करता है कि जब प्रोग्राम रन करेगा तो अब वो किधर जाएगा। जनरली तो वो फर्स्ट से स्टार्ट होता है लास्ट तक जाता है, लेकिन हमको अब उसको क्या करना है कि बीच में डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्जन जो है ना वो कैसे होगा वो डिपेंड करता है उसी इफ एल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू है तो वो इफ़ में जाएगा, अब नहीं तो फिर वो एल्स में जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना ये इसी से क्या होगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो रेलवे का ट्रैक कैसे होता है, तो उसका प्रोग्रामिंग होता है। तो प्रोग्रामिंग अगर सही अगर रहेगा तो ट्रेन का जो मूवमेंट है बिल्कुल एकदम सही तरीके से चलेगा, जिसको जिस ट्रैक पे जाना है उस ट्रैक पे जाएगा। और उसमें अगर मिस्टेक हो जाएगा कुछ लिखने में तो फिर वो
क्या होगा कि एक्सटेंड होने का पॉसिबिलिटी वहाँ पे बना रहेगा वहाँ पे। तो सेम चीज़ वही है, बस इस चीज़ को यहाँ पे इमेजिन करना है। या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट होता है वहाँ भी आदमी सोचता है इस तरीके से कि करंट का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया ना, कैसे उसको ले जाना है, कैसे क्या करना है, उस तरीके को माइंड के अंदर उसको इमेजिन करना है ना। और इमेजिन करने के बाद यहाँ आदमी रन करके देख भी लेता है कि सही में वैसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये चीज़ है। इस चीज़ को पकड़ने के लिए बहुत सारे टूल भी है ना। उस टूल से तुम ये देख सकते हो कि जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो पहला स्टेटमेंट कौन सा रन किया, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट रन किया। ऐसे हम चाहें तो अपने हिसाब से प्रिंटफ लगा के भी हम चेक कर सकते हैं कि ठीक है कि पहले ये काम हो रहा है, उसके बाद ये काम हो रहा है, उसके बाद फिर ये काम हो रहा है, उसके बाद फिर ये काम हो रहा है। मतलब पहले हमारा इस इफ़ में गया, फिर उस इफ़ में गया, फिर उसमें एल्स में गया, फिर उसमें एल्स में गया। तो जगह जगह हम चाहें तो प्रिंटफ लगा सकते हैं। तो प्रिंटफ लगा करके देखना भी एक तरीका है उसका। हालांकि उसका प्रॉपर तरीका वो नहीं है, प्रॉपर तरीका दूसरा है। प्रॉपर तरीका है कि एक कंसेप्ट होता है ब्रेक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। और तो उसको ट्रेस करना पड़ता है कि वो कैसे जाएंगे। तो डिबगिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि प्रोग्राम का जो लेंथ जब बढ़ता है ना, तब उसके बाद जब उसमें बग आता है, तब उस बग को अगर डिबग करना होता है तो वो बहुत बड़ा मतलब कि हेडेक हो जाता है वो, कि आखिर वो कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा पार्ट है प्रोग्राम का जो सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारा आउटपुट सही नहीं आ रहा है। इसको ट्रैक करना इतना टीडियस काम है कि उसके लिए भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। उसके लिए भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जैसे ये जो कमांड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे GCC है ना, ये GCC जो है ना, ये तो सिंपल कंपाइलर है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ लिखोगे कि मैन GCC तो मैन एक कमांड है जो कि मैनुअल डिस्प्ले करता है। लिखा है ना कि GNU प्रोजेक्ट फॉर C++ कंपाइलर, मतलब ये कॉमन कंपाइलर है C और C++ के लिए। उस तरीके से अगर तुम यहाँ लिखोगे कि मैन, एक मिनट चेक कर लेते हैं है कि नहीं, GDB GD बस है, नहीं है, इसमें इंस्टॉल नहीं है। लेकिन इसका अपना डिबगर भी आता है GNU का, है ना। उस डिबगर को तुम अगर यूज़ करोगे तो वो तुमको बताएगा कि वो डिबगर ना, वो कमांड है, उस कमांड का यूज़ करके फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ना वो कहाँ तक जा रहा है सही से, और फिर किस स्टेप के बाद उसका जो है वो सही से काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसमें इसके पहले जो डिस्कस अभी कर रहे थे, इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस किए थे, 11वां नंबर पॉइंट। 12वां जो है नेस्टिंग ही है, तो दोनों आदमी यूज़ कर ही लिए हो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे ये कंसेप्ट हो कि कौन सा चीज़ आउटर है और कौन सा चीज़ इनर है, उस केस को हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग। मतलब समथिंग इनसाइड समथिंग, ऐसा कुछ, समथिंग इनसाइड समथिंग। तो प्रोग्रामिंग में इस तरह का नेस्टिंग जो है ना बहुत चलता है। ऐसे हर जगह रहता है वो कंसेप्ट, बहुत कॉमन कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि केवल प्रोग्रामिंग में ही है, बाकी जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ हर जगह ये मतलब फील होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, ये जो है ना, ये एक पैराग्राफ हमारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो है ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, इस तरीके से। तो वर्ड जो है ना वो नेस्टिंग किया हुआ है पैराग्राफ के अंदर, मतलब पैराग्राफ का वो एक कंपोनेंट है, ऐसा कुछ है। वर्ड जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट है। जैसे मान लो ये एक वर्ड है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारा अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट भी जो है वो एक तरह से नेस्टिंग किया हुआ है वर्ड के अंदर। तो नेस्टिंग का मतलब होता है कि समथिंग, मतलब ऐसा कुछ जो कि कंटेनरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं। कंटेनरशिप का जो कंसेप्ट होता है ना कि समथिंग कंटेन्स समथिंग, इस तरह का सिचुएशन जो आता है ना उसको बोलते हैं नेस्टिंग। तो वही एग्जांपल यहाँ पे है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का, कि जब एक इफ एल्स स्टेटमेंट दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन वन इफ एल्स स्टेटमेंट कंटेन्स अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट, देन दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। कंटेनरशिप आता है। कंटेनरशिप में दो चीज़ होता है, मतलब एक तो होता है जो कंटेंट है,
दूसरा होता है कि जिसको कंटेन किया गया है। तो जो आउटर है जिसने कंटेन किया हुआ है दैट इज़ नोन एज द आउटर, और जिसको कंटेन किया गया जो कंटेन कर रहा है वो हमारा इनर हो जाएगा, इस तरह का। तो नेस्टेड का कोड ऐसे इसको राइट करते हैं कि व्हेन वन if else statement is used inside another if else statement, then it is known as nested if else statement। सिंपल सा डेफिनेशन इसका यही है। तो इन दिस केस देयर इज concept of outer and inner if else statement। मतलब दो तरह का हमेशा होगा, एक आउटर होगा और एक इनर होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब कभी भी if else स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो हमेशा एल्स पार्ट जो है उसका ऑप्शनल होता है। एल्स पार्ट हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो नेचुरल है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो आउटर है उसमें एल्स पार्ट हो ही, या फिर जो इनर है उसमें भी एल्स पार्ट हो ही, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो एल्स पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिंस एल्स पार्ट इज always optional, and so it may happen that the outer block may or may not contain else part। Similarly, the inner block may or may not contain the else part। अब ये नेस्टिंग जब होगा तो उसका लेवल भी होता है उसका, है ना, कि कितना हमारे पास आउटर है और कितना हमारे पास इनर है। अब ऐसे लॉजिकली इस पे टेक्निकली इसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि हम किस लेवल तक नेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा नेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ही बढ़ेगा। तो इसीलिए नेस्टिंग को तभी करना है जब वो बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सके। बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर नेस्टिंग कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे खुद जो है समझने में दिक्कत होगा, या प्रोग्राम का जो लॉजिक है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और नेस्टिंग का एक सबसे सिंपल एग्जांपल जो है वो है फोल्डर का एग्जांपल, जो हर कोई हमको लगता है कि जानता है यहाँ पे, कि एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर होता है, दूसरे फ़ोल्डर के अंदर तीसरा फ़ोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर फिर से फ़ोल्डर होता है। तो नहीं होता है कि ये हमारा आउटर फोल्डर है और ये हमारा इनर फोल्डर है, ये आउटर है ये इनर है। तो जैसे ही आउटर इनर कंसेप्ट आया तो वो भी नेस्टिंग का हो गया, है ना। वहाँ भी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, लाइक दिस। तो एक फाइल कभी भी दूसरे फाइल को कंटेन नहीं करता है, लेकिन एक फोल्डर दूसरे फोल्डर को कंटेन कर सकता है, ये चीज़ है। तो उसी तरीके से यहाँ भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट को कंटेन कर सकता है। इस चीज़ को माइंड में लेके चलना है। इसका जनरल जो सिंटैक्स है वो यही है कि इफ़ एंड देन कंडीशन। मान लो ये कंडीशन 1 है, ऐसा कुछ, या सिंपल ऐसे लिखो, हटाओ। फिर इसके अंदर यहाँ पे फिर से हम लगा देंगे कि इफ कंडीशन, तब इसका अपना ब्लॉक बंद होगा। फिर ये एल्स, और फिर ये क्लोज, और फिर ये क्लोज। फिर इसका अपना एल्स, इस एल्स के अंदर फिर से इफ एंड देन सम कंडीशन, देन इसका अपना ब्लॉक, ये क्लोज,
else like this। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। हालांकि बहुत सिंप्लीफाइड सिचुएशन है, इतना सिंप्लीफाइड सिचुएशन जनरली कहीं मिलता नहीं है। जब भी आदमी नेस्टिंग करने बैठता है ना, तो वहाँ पे 2 लेवल 3 लेवल तक का नेस्टिंग जो है ना कॉमन मिलता है। तो इस केस में ये जो हमारा है इफ़, ये मेरा क्या है कि आउटर इफ स्टेटमेंट है। इसी का ये जो पार्ट है ना, ये आउटर वाले का पार्ट है, यहाँ पे छुटा हुआ है कर्ली ब्रैकेट। अब जाके सही हुआ ये जो आउटर इफ स्टेटमेंट है ये वाला, इसके अंदर ये पहला इनर हमारा है। सो दिस इज द फर्स्ट इनर इफ स्टेटमेंट, और ये जो है दिस इज सेकेंड इनर इफ स्टेटमेंट। एक आउटर है, उसके अंदर 2 इनर है। ये वाला जो एल्स है ये आउटर इफ वाले का एल्स है, फिर ये जो एल्स है ये फर्स्ट इनर का एल्स है, और ये सेकंड इनर का एल्स है। अब इस केस में काम ये कैसे करेगा कि सबसे पहले जब फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ आएगा ना, तो पहले वो इसको चेक करेगा कि वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट। इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू है ना, तब उस केस में कंट्रोल हमारा इसके अंदर आएगा, और फिर यहाँ ये चेक करेगा कि अब ये जो कंडीशन है वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो नेचुरल है कि ये जो हमारा लाइन नंबर 493 है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कंट्रोल तभी आएगा कि जब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ट्रू होगा, और यहाँ पे मेरा कंट्रोल तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा और ये कंडीशन फॉल्स होगा। ऐसा इसलिए कि इसको ऐसा लिखते हैं, मान लो ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है और ये कंडीशन 3 है, तो यहाँ कंट्रोल कब आएगा कि व्हेन कंडीशन 1 is true and condition 2 is also true, तब कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा। यहाँ कब पहुँचेगा कि when condition 1 is true and condition 2 is false। इस केस में सिमिलरली इस केस में है कि when condition 1 is false, ऐसा इसलिए कि ये जो else है ये इसका false वाला पार्ट है, and condition 3 is true। यहाँ पर when condition 1 is false and condition 3 is also false, तो उसके हिसाब से ये सोच के चलना है। इसका मतलब एग्जाम्पल है, बहुत इसका इम्प्लीकेशन है। एक एग्जाम्पल हम लिख के दिखाते हैं अभी नेस्टेड वाले का, कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल है ग्रेड कैलकुलेशन का। जैसे आजकल जो रिजल्ट निकलता है ना जनरली, तो ग्रेडिंग पे निकलता है। मतलब सिंपल ये नहीं होता है कि फेल और पास, खास करके अंतिम सेमेस्टर में। तो अंतिम सेमेस्टर से पहले तो स्टूडेंट क्या होता है कि फेल पास करते रहता है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकलता है ना, वो जनरली ग्रेडिंग होता है कि ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है कि सी ग्रेड है कि डी ग्रेड है, ऐसा कुछ। तो वो ग्रेडिंग का जो डिसीजन होता है उसमें नेस्टिंग वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रेंज बंधा हुआ रहता है ना, कि मार्क्स का रेंज अगर 0 से लेके अगर 40 से कम तक है तो वो डी ग्रेड में चला जाएगा। ठीक है, 40 से लेकर के 60 से कम तक में अगर है तो वो सी में जाएगा। 60 से लेकर के मान लो 80 तक है तो फिर वो मतलब बी में जाएगा, और 80 से लेकर के अगर 100 तक है तो वो ए में चला जाएगा। ऐसा कुछ एक रूल बना दिया गया। उस रूल के हिसाब से किसी को ए ग्रेड आएगा, किसी को बी ग्रेड आएगा, किसी को सी ग्रेड आएगा। साथ में ये भी चेक करना है कि
जो मार्क्स हमारा है वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि वैलिड अगर होगा कब, जब वो 0 से लेकर के 100 के बीच में होगा तो वैलिड होगा। तो वो कंडीशन एक अलग है। तो इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। यहाँ लिखते हैं कि टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained by him। ये एग्जाम्पल शायद हम इसके पहले लिए भी थे, शायद देखते हैं। बस है ही यहाँ पे। तो इसके उस समय क्या हुआ था कि हम लोग उसमें नेस्टिंग नहीं किए थे। अब यहाँ आते हैं, इसको नेस्टिंग में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यूजिंग फॉलोइंग रूल्स वही रखते हैं जो पहले से लिखा हुआ है, यही हमारा रूल है। इस रूल को यूज करते हुए क्या करना है, अब उसको नेस्टिंग यूज़ करना है। तो नेस्टिंग में क्या होगा ना कि जैसे मार्क्स नाम का जो मेरा वेरिएबल है, उसको फर्स्ट पॉसिबिलिटीज चेक करना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो 0 से कम अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि मार्क्स हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कि इफ़ मार्क्स इज लेस देन 0, तो इस केस में एरर मैसेज प्रिंट करना है कि इनवैलिड मार्क्स इट कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ लिख देंगे कि प्रिंटफ invalid marks it can not be negative, like this। अब यहाँ देखेंगे कि इसके एल्स पार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एल्स का ब्लॉक अपना पहले बना लिए। ये एल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, इस एल्स में आएंगे। इसके अब यहाँ आगे एक टाइप छोड़े, इसका मतलब है कि अब हम इनर कोड लिखने जा रहे हैं। तो नेचुरल है कि यहाँ कंट्रोल कब आएगा कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। ये कंडीशन कब फॉल्स होगा कि जब मेरा जो मार्क्स है उसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो नेचुरल है कि वहाँ भी एक एरर होने का चांस है कि 0 से बड़ा होने पे कहीं वो 100 से बड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर 100 से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो पहले उसको चेक कर लेंगे कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 100 देन प्रिंटफ invalid marks it cannot be more than 100, ताकि यूजर को ये फील होगा ना कि भाई इनवैलिड है तो क्यों इनवैलिड है। अब इसके एल्स में आएंगे। अब यहाँ इसके लिए एक ब्लॉक पहले बना लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है, लाइक दिस। अब देखो, तो ये सबसे आउटर था, ये उसका इनर हुआ। अब इसके एल्स में जाकर हम लोग सोचना है कि ठीक है कि यहाँ कंट्रोल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी गलत है और ये कंडीशन भी गलत है, मतलब इनवैलिड होने का दोनों चांस ख़त्म हो चुका है। अब जो मेरे पास मार्क्स है वो सही में 0 से 100 के बीच में ही है। तो उस केस में फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेंगे कि सोचेंगे कि कहीं 40 से कम तो नहीं है। तो इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन 40, अगर ऐसा है तो नेचुरल है कि उस केस में सिंपली ये प्रिंट कर देना है कि ग्रेड जो है D है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ग्रेड D/N। और फिर इसके एल्स में आएंगे। अभी जब इसके एल्स में आएंगे तब यहाँ सोचेंगे कि अच्छा अब क्या पॉसिबिलिटी है। तो डी ग्रेड का पॉसिबिलिटी, इनवैलिड का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो चुका है, डी का ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास मार्क्स है ना वो कम से कम 40 ज़रूर है ना, या उससे ज़्यादा है कुछ ना कुछ। तो जब 40 है या उससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट जो मेरा बाउंड्री है वो है 60 का। तो 60 चेक कर लेना है कि इफ़ मार्क्स इज लेस देन 60, अगर ऐसा बात है तो प्रिंटफ
में मैसेज प्रिंट कर देना है कि ग्रेड सी है /n। फिर इसके एल्स में आएंगे, इसका ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे एल्स वाले का। अब इस ब्लॉक में सोचेंगे कि अब यहाँ सिचुएशन क्या है, तो इसका मतलब 60 ऑलरेडी है ना, तब तो यहाँ पहुँच रहे हैं हम। तो 60 अगर है तो अब नेक्स्ट बाउंड्री हमारे पास एक ही बचता है, दैट इज़ 75। और ये चेक कर लेना है कि ठीक है 75 है कि नहीं, मतलब 75 से अगर कम है तो इसका मतलब है कि बी है, और नहीं तो फिर वो ए है। तो यहाँ सिंपल सा एक इफ़ मार्क्स इज लेस देन 75 देन printf ग्रेड बी। सर 75 रहेगा तो फिर तो ए ग्रेड में आ जाएगा ना। हाँ, तो वो यहाँ आएगा, एल्स में आएगा उसके लिए है ना बचा हुआ अभी जगह, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि लास्ट पॉसिबिलिटी ग्रेड ए का ही ना है। देखिए नेस्टिंग कैसे हुआ, ये सबसे आउटर हुआ, उसका इनर, उसका इनर, उसका इनर, मतलब 1 2 3 लेवल के नेस्टिंग चला गया। जबकि ये बहुत छोटा सा मतलब एक एग्जांपल है, लेकिन ये एक तरह से रियल लाइफ एग्जांपल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारा पॉसिबिलिटी चेक कर चुके हैं। हालांकि ये इसमें नहीं चेक किए हैं कि मार्क्स जो हमारा है वो सही में नंबर ही कंटेन करता है कि नहीं कंटेन करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई स्ट्रिंग कंटेन करता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको चेक करना चाहिए, लेकिन अभी हम बच्चों को बताया नहीं है। तो जब स्ट्रिंग सीखेंगे तब बता देंगे कि हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को। तो ये जो नेस्टिंग का जो एग्जांपल है ना, मतलब अच्छा दूसरी बात ये है कि नेस्टिंग यूज़ करना हमेशा कंपल्सन नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन होता है। ये किसी किसी सिचुएशन में तुमको लगेगा कि नेस्टिंग यूज़ करने से काम मेरा आसान होने वाला है, और किसी सिचुएशन में लगेगा कि नेस्टिंग यूज़ करना ठीक नहीं है, उससे अच्छा है कि हम कंडीशन को ही थोड़ा लंबा लिख लें और अलग अलग इफ स्टेटमेंट लिख लें। तो एक ही चीज़ को, जैसे इसके पहले भी ग्रेड का प्रोग्राम बना हुआ है, ऐसा नहीं बना हुआ है, और उसमें नेस्टिंग नहीं था उसके अंदर, वहाँ पे सेपरेट इफ़ लिखा हुआ था अलग अलग सिचुएशंस के लिए। वैसे भी आउटपुट वैसे भी आएगा, आउटपुट ऐसे भी आएगा, लेकिन सीखना दोनों है क्योंकि कब कहाँ कौन सा सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जो जो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब सिंटैक्स राइटिंग में या इसके कंसेप्ट में, उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को माइंड में लेके चलना है। तो अभी हम जो देंगे टास्क बनाने के लिए उस टास्क को जो है ना ऐसी नेस्टिंग करके ही बनाना है, क्योंकि बिना नेस्टिंग का भी बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम जो नेस्टिंग करके लिखा हुआ है वो विदाउट नेस्टिंग भी लिखा जा सकता है, ये 100% सही है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि उसको नेस्टिंग करके यूज़ करना है। 2-3 टास्क हम फिर देते हैं बनाने के लिए, सिंपल। ये एग्जांपल हमको लगता है कि परफेक्ट है। बाकी हम इसलिए छोड़ दिए हैं कि बाकी उसके पहले क्या होगा, वेरिएबल डिफाइन होगा, और वो एक आउटपुट स्टेटमेंट होगा और एक इनपुट स्टेटमेंट होगा। तो उतना तो अब करने आ ही गया। मेन कंसंट्रेट करना है हमको इस सिंटैक्स पे कि ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, ये सिंटैक्स लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे आज के डेट में जो नेक्स्ट टास्क होगा वो 6 तक गया हुआ है ना, अब 7 पे आते हैं। एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम टू रीड 3 numbers from the user and then find the largest among them। है ना, तो सबसे बड़ा उसमें नंबर कौन है उस केस में, यूजिंग यहाँ लिख देते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब विदाउट नेस्टिंग पे नहीं जाना है, नेस्टिंग ही यूज कर लेना है इसके अंदर। ये एकदम ट्रेडिशनल एग्जांपल है। 8 एक एग्जांपल है ट्रेडिशनल, जो कि जिसको हम लोग ये कर सकते हैं। 1 मिनट, ये 3 numbers का हो गया था लार्जेस्ट। हाँ, लीप ईयर का एक एग्जाम्पल होता है ना, उस पे आते हैं।
कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग या फिर टू टेक इनपुट ए ईयर from the user and then check whether it is leap or not using nested if else statement. इसका डिफिनीशन में यहाँ लिखते हैं, इसी डिफिनीशन को फॉलो भी करना है ना, कि a century year is leap when it is completely divisible by 400, अदरवाइज नन लिप. फर्स्ट रूल ये है. सेकेंड रूल है कि ए नॉन सेंचुरी ईयर इज लीप व्हेन इट इज completely divisible by 4, otherwise नन लिप. तो करना यह है कि इन द आउटर if else statement या if statement check whether the year is century or non-century. Then in the inner if statement check whether it is leap or not. सेंचुरी का मतलब समझते ही होगा, मतलब वैसा ईयर जो कि 100 से डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, जैसे 1900 हो गया है ना, 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, ये सब जो है सेंचुरी ईयर हो गया. नॉन सेंचुरी का मतलब हो गया कि जो 100 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, वो हमारा नॉन सेंचुरी हो गया. तो दो इफ़ लगाना है, एक आउटर इफ़ लगाना है पहले ये देखने के लिए कि सेंचुरी का केस है कि नॉन सेंचुरी केस है. अगर सेंचुरी का केस है तो उसके अंदर फिर से एक इफ़ लगाना है ये देखने के लिए कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है देन इट इज़ लिप, अनडिवाइड नहीं हो रहा है देन इट इज़ नॉन लिप. ठीक है. सिमिलरली जो एल्स पार्ट होगा जो कि नॉन सेंचुरी का होगा, उसमें पहले ये देखना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर वो 4 से डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि लिप होगा, अदरवाइज वो नॉन लिप होगा. इस तरीके से उसको, हालांकि इस प्रोग्राम को बाद में सिंप्लीफाई करते करते बहुत छोटा कर लेंगे इसको हम, कंडीशंस को बढ़ाते जाएंगे. ठीक है ना, नेस्टिंग को कम करते जाएंगे, धीरे धीरे ये बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये सही है. एक और देते हैं, टास्क 9 राइट ए प्रोग्राम टू, हालांकि ये भी बहुत ट्रेडिशनल है, पहले से पढ़े हुए भी होगा. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर of units consumed by the customer. The formula, the rule to calculate the amount is as follows. इस तरह का एग्जाम्पल जो है ना बुक वगैरह में तुमको मिल जाएगा. जैसे दो चीज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में कि कितना यूनिट हम कंज्यूम किए और क्या उसका पर यूनिट उसका रेट क्या है. एक है यूनिट और दूसरा है कि पर यूनिट रेट. जैसे हम लोग को अभी रिज्यूम कर लेना है अपने से
अगर यूनिट हमारा अप टू 100 है तो रेट मान लो है कि वो 5 रुपये रुपीज़ 5 पर यूनिट है वो, ठीक है। सीधे 5 लिखो ना, यहाँ पटाओ, यहाँ लिख दो कि पर यूनिट रेट इन INR, इंडियन रुपीज़ में 5 है वो। अगर वो अप टू 200 है तो मान लो कि वो 10 है, ठीक है। ये इसको 10 आसान कर लो, इसको 10 कर लो, इसको 20 कर लो, हटाओ। ये 10 है और ये 20 है। अगर अप टू 300 है तो ये 30 है। 300 से मोर देन 300 सिंपल है, शॉर्ट में इसलिए लेते हैं कि मोर देन 300, तो उसके लिए मान लो 50 रुपीज़ पर यूनिट है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कैसे है कि मान लो कि यूनिट्स कंज्यूम्ड हमारा अगर है 60, तो इस केस में जो अमाउंट हमारा कैलकुलेट होगा ना वो ऐसे होगा कि 60 यूनिट टाइम्स 10, क्योंकि 100 यूनिट तक का 10 रुपये ही है तो ये 600 रुपया इसका हो जाएगा बिल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूनिट्स कंज्यूम्ड हमारा जो है मान लो है 120, तो यहाँ जो अमाउंट कैलकुलेट होगा ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब सिंपली ऐसा नहीं है कि 120 है को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो नहीं करना है। मतलब फर्स्ट 100 के लिए 10 लेना है, तो 100 टाइम्स 10 प्लस आज जो बच गया 20 ना, केवल उस 20 को के लिए 20 लेना है। मतलब इसको ऐसे मान के चलो ना कि ये 30 है मान लो अगर, तो ये 30 इंटू, चूँकि 20 में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन 20 किसका है, तो ये 30 यहाँ से आया 130 से, और ये 20 जो है यहाँ से आया। इसी तरीके से मान लो कि यूनिट्स कंज्यूम्ड अगर हमारा जो है 340 है, किसी 240 है किसी कंज्यूमर का, 240 यूनिट अगर कंज्यूम करता है, तो उस केस में अमाउंट जो है होना चाहिए फर्स्ट 100 के लिए 10 प्लस नेक्स्ट 100 के लिए 20 प्लस अब बाकी जो बच गया 40 उसके लिए 30, ऐसे करना है कैलकुलेट। सिमिलरली यूनिट्स कंज्यूम्ड अगर हमारा 300 से अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब 330 है अगर किसी का, तो उस केस में जो अमाउंट का कैलकुलेशन होगा वो होगा कि फर्स्ट 100 के लिए 10 प्लस नेक्स्ट 100 के लिए 20 प्लस फिर नेक्स्ट 100 के लिए 30, ठीक है। 300 हो गया प्लस 30 के लिए 30 के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ये भी देख लेना है कि यूनिट जो हमारा जो है वो 0 या उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 0 चलेगा, 0 है तो कोई टेंशन नहीं है, उसका बिल भी 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से कम नहीं हुआ तो निगेटिव को इनवैलिड मानना है। सर 30 के लिए 40 ना होगा? नहीं 40 नहीं है, यहाँ लिखे है ना कंडीशन कि हाँ जिसका 300 से ऊपर चला गया ना उसको फ्लैट लगा देना है। अब उसके ऊपर रेंज नीचे करना है, उसके लिए फ्लैट है कि 50 रुपये चलाएगा उसको। तो जो मेरे पास बच गया वो 30 यूनिट यहाँ पे 330 में से 30 बच गया, उसको 50 हाँ। तो इसको भी कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, ठीक है। तो इस तीनों प्रोग्राम को नेस्टेड इफ एल्स से बना के चेक करना है, बन जाएगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये वाला, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब अलग अलग इफ एल्स यहाँ लगाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितना यूनिट यूजर ने कंज्यूम किया है ना। अगर वो लेस देन इक्वल टू 100 है देन दिस, अगर वो लेस देन इक्वल टू 200 है देन दिस, अगर वो लेस देन इक्वल टू 300 है देन दिस, अदरवाइज देन दिस, है ना। और अगर 0 से कम अगर है तो कोई बातें नहीं है, तो इनवैलिड हो गया वो।
अब मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना इनपुट करे वो लेके चलना है। हालांकि लिमिट लगाना चाहिए लेकिन उसको हटा दो, मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम 1000 यूनिट हो तब क्या या 2000 हो तब क्या, सब भी चलेगा। इस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम को बनाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब 2 ही स्टूडेंट बना रहा है तो 2 ही स्टूडेंट बनाते रहे, ऐसा नहीं है। बाकी स्टूडेंट को भी प्रोग्राम बनाना है, चूँकि बनाने से अपना ही फ़ायदा है। और नहीं बनता है तो उसके लिए डिमोरलाइज नहीं होना है। उस प्रोग्राम को मतलब मेरे साथ क्या करो, उसको शेयर कर दो। और अगर तुम ये वाला यूज़ करते हो, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें शेयरिंग का फैसिलिटी रहता है, वहाँ से चाहो तो उसको शेयर कर लो। उसको ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है, शेयर कर दोगे तो वो गलत प्रोग्राम मेरे पास आ जाएगा, लेकिन वो एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा। धीरे धीरे करते 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 अपने समझ में आ जाएगा कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं, और फिर वो सही होने लगेगा उसके बाद से। तब फिर वो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं परसों फिर तब।